15 अगस्त 2024 को पूरा देश 18वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आज़ादी के बाद से हमारा देश कैसे आगे बढ़ा, क्या क्या परिवर्तन आए, इन 77 वर्षों में हमारे देश की कहानी तो आप अक्सर सुनते हैं, लेकिन आज आप जानेंगे हमारी आज़ादी के पहले की कहानी। कैसे हमारा देश गुलाम बना। सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत में इतने ज्ञान और वैभव के चलते हम इतने कमज़ोर कैसे पड़ गए कि 200 साल तक अंग्रेज़ों ने भारतीयों को ही अपना एजेंट बनाकर शासन किया। अगर आपको भी ये सब जानना है तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आज़ादी को समझना है तो गुलाम बनने की कहानी भी ज़रूरी है। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूँ ग्रेवा। 1700 से 1900 की अवधि में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की शुरुआत हुई। साम्राज्य की योजना नहीं बनाई गई थी, कम से कम शुरुआती चरणों में तो नहीं। यूँ कहें तो एक तरह से ये बस हो गया। भारत में पहले अंग्रेज व्यापार के लिए आए थे, क्षेत्र के लिए नहीं। वो एक व्यवसायी थे, विजेता नहीं। 16वीं सदी का आखिरी साल था। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि उस वक्त दुनिया के कुल उत्पादन का 1/4 माल भारत में तैयार होता था। तब दिल्ली के तख्त पर मुग़ल बादशाह जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर की हुकूमत थी, और कहते हैं कि दुनिया के सबसे दौलतमंद बादशाहों में से अकबर भी एक थे। ब्रिटेन में उस समय महारानी एलिजाबेथ प्रथम की हुकूमत थी। यूरोप की प्रमुख शक्तियाँ पुर्तगाल और स्पेन व्यापार में ब्रिटेन को भी पीछे छोड़ चुकी थी। उसी समय घुमंतू ब्रितानी व्यापारी राल्फ फिच को भारत की समृद्धि के बारे में पता चला, जब उसने हिंद महासागर, मेसोपोटामिया, फारस की खाड़ी और दक्षिण पूर्व एशिया की व्यापारिक यात्राएं की। राल्फ फिच की यात्रा इतनी लंबी थी कि ब्रिटेन लौटने से पहले उन्हें मृत मान लिया गया था, लेकिन फिर भारत के बारे में राल्फ फिच की जानकारी के आधार पर उसके साथी जेम्स लैंकेस्टर सहित ब्रिटेन के 200 से ज़्यादा प्रभावशाली और व्यावसायिक पेशेवरों को इस दिशा में आगे बढ़ने का विचार आया, और उन्होंने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को नई कंपनी की नींव डाली। वैसे तो इस कंपनी के कई नाम हैं, जिसमें से एक है ईस्ट इंडिया कंपनी। भारत में उनका उद्यम व्यापारियों के रूप में था, लेकिन उन्हें भारत पर शासन करना ज़्यादा लाभदायक लगा। साल 1608 ईस्वी में व्यापार के उद्देश्य से भारत के सूरत बंदरगाह पर अंग्रेज़ों का आगमन हुआ, लेकिन करीब 7 साल बाद सर थॉमस रो के नेतृत्व में अंग्रेज़ों को सूरत में कारखाना स्थापित करने के लिए शाही आदेश मिला। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को मद्रास में अपना दूसरा कारखाना स्थापित करने के लिए विजयनगर साम्राज्य से भी इसी प्रकार का आदेश प्राप्त हुआ। धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने अपनी राजनीति से दूसरे यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को भारत से बाहर कर दिया। अंग्रेज़ों ने भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में कई व्यापारिक केंद्र स्थापित किए और कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास के आसपास ब्रिटिश संस्कृति विकसित की। अंग्रेज़ों ने देखा कि भारत सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तौर पर बिल्कुल ही अस्त व्यस्त है और लोगों का आपस में मतभेद है। बस इसी मतभेद को देखकर अंग्रेज़ों ने भारत पर शासन करने का विचार बना लिया। सन 1750 के दशक तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करना भी शुरू कर दिया, और 1757 में प्लासी की लड़ाई में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया। इसके साथ ही भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हो गया और हम भारतीय अपने ही देश में गुलाम बन गए। धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के बड़े हिस्से पर कब्जा हो चुका था। कंपनी के गवर्नर जनरलों का भारतीय राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने का उद्देश्य था। किसी राज्य के राजा को अगर कोई पुत्र नहीं होता था तो उनका साम्राज्य ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन जाता था, और इसके कारण भारतीय राजाओं में फिरंगियों को लेकर निराशा और गुस्सा था। इसे राज्य हड़प नीति भी कहा जाता था, और इसी राज्य हड़प नीति के चलते रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को झांसी की गद्दी पर नहीं बैठने दिया, और बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब की पेंशन भी रोक दी गई, जिससे भारत के शासक वर्ग में विद्रोह की भावना मजबूत होने लगी। इसके साथ ही भारी टैक्स और राजस्व संग्रहण के कड़े नियमों के कारण किसान
और जमींदार भी इससे असंतुष्ट थे। इनमें से काफ़ी किसान ऐसे थे जो ब्रिटिश सरकार की टैक्स मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं थे, जिसकी वजह से वो फिरंगी उनसे उनकी पुश्तैनी ज़मीन भी छीन लेते थे। धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने पूरे भारत पर अपना शासन कर लिया। 1853 में एक अफवाह फैली कि सैनिकों की राइफल के कारतूस की खोल पर सूअर और गाय की चर्बी लगी हुई है, और इस अफवाह ने हिंदू मुस्लिम दोनों धर्म के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाया, जिसके कारण काफ़ी सैनिकों ने नए कारतूस लेने से मना कर दिया, जिसमें से एक थे मंगल पांडे। मंगल पांडे ने एक फिरंगी हीयरेस को गोली मारा और अफसर बाग की हत्या कर दी, जिसके चलते उन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। और जिन सैनिकों ने नई राइफल इस्तेमाल करने से इनकार किया था, उन्हें 9 मई को 9 साल की सज़ा सुनाई गई। इस घटना के बाद से मेरठ छावनी में विद्रोह की आग भड़क गई। मेरठ में भारतीय विद्रोह के भड़कने के बाद उत्तरी और मध्य भारत में वे विद्रोह हुए, और इस विद्रोह के मुख्य केंद्र दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी और ग्वालियर थे। 11 मई 1857 को विद्रोहियों ने यूरोपीय और भारतीय ईसाइयों की हत्या कर दी। 7 जून को 4000 सैनिकों की सेना दिल्ली के ऊपर स्थित पहाड़ी पर कब्जा करने में सफल रही, और जुलाई 1857 में 30,000 से ज़्यादा विद्रोहियों का सामना करने के बाद अंग्रेज़ों पर दबाव बढ़ता गया। 14 अगस्त को पंजाब से ब्रिगेडियर जनरल जॉन निकोलसन के नेतृत्व में 32 तोपों और 2000 सैनिकों ने सैकड़ों विद्रोहियों और निर्दोष नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया। 25 जून 1857 को नाना साहब को पता चला कि ब्रिटिश राहत बल आ रहा है, और उन्होंने गैरिसन को इलाहाबाद तक सुरक्षित मार्ग की पेशकश की। अंग्रेज नाव पर चढ़ गए और उन पर गोलियां चलाई। 26 नवंबर 1857 को नाना साहेब के सेनापति तात्या टोपे ने शहर पर फिर से कब्जा करने के लिए सेना इकट्ठी की, लेकिन 1857 का विद्रोह असफल रहा। नाना साहब, तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई की बहादुरी में कोई शक नहीं थी, लेकिन विद्रोह के लिए असरदार नेतृत्व का अभाव था। लेकिन फिर भी 1857 का वो विद्रोह बहुत ही लाभदायक साबित हुआ। विद्रोह समाप्त होने के बाद 1858 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने एक कानून पारित कर ईस्ट इंडिया कंपनी के अस्तित्व को समाप्त कर दिया, और अब भारत पर शासन का पूरा अधिकार महारानी विक्टोरिया के हाथों में आ गया। इसके बाद ब्रिटिश सरकार की हड़प नीति को भी समाप्त कर दिया गया। कानूनी वारिस के तौर पर पुत्र गोद लेने के अधिकार को भी स्वीकार किया गया, और भारत के लिए सचिव नामक एक पद की स्थापना की, जिसके पास भारत सरकार का पूर्ण अधिकार और नियंत्रण था। इसने भारत के विदेश सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारतीय परिषद का गठन किया। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम ने विधायी प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल करके पहली प्रतिनिधि संस्थाओं की स्थापना की। बंगाल, उत्तर पश्चिमी प्रांत और पंजाब के लिए नए विधान परिषदों का भी गठन किया गया, जो कि 1862, 1886 और 1897 में हुआ। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ, और उन्होंने प्रशासनिक सुधारों के लिए अनुरोध प्रस्ताव दिया, और इन प्रस्तावों के बाद 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम पारित हुआ। इसने विधायकों को प्रश्न उठाने और बजट पर बहस करने की अनुमति देकर संसदीय शासन प्रणाली के लिए आधार तैयार किया। 19 जुलाई 1905 ईस्वी में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की। 1906 में दक्षिण अफ्रीका के अहिंसा आंदोलन को चिन्हित करने के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शब्द को प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया। बंगाल के विभाजन ने सांप्रदायिक विभाजन को भी जन्म दे दिया, और 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब आगा खां और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में भारतीय मुस्लिमों के अधिकारों की रक्षा के लिए मुस्लिम लीग का गठन किया गया। 1913 ईस्वी में ब्रिटिश शासन को खत्म करने के लिए भारत में विद्रोह का आयोजन करने के लिए सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का गठन किया गया। 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। ये युद्ध 4 वर्षों तक चला, जिसमें 37 देशों ने भाग लिया। इस युद्ध के ख़त्म होते ही यूरोप की सीमाएं फिर से निर्धारित हुई और अमेरिका एक महाशक्ति बनकर उभरा। 1916 ईस्वी में गांधी जी ने
अहमदाबाद में साबरमती आश्रम का निर्माण किया और बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल आंदोलन का गठन किया। मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। 1917 में गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण में एक सत्याग्रह हुआ। 1918 में पहला अखिल भारतीय शोषित वर्ग सम्मेलन आयोजित किया गया और 16 फरवरी 1919 को रोलेट समिति द्वारा रोलेट बिल पेश किया गया। M.K. गांधी ने रॉलेट बिल के खिलाफ अभियान शुरू किया और 24 फरवरी 1919 को बॉम्बे में सत्याग्रह सभा की स्थापना की। इसी बीच जलियांवाला बाग हत्याकांड और अमृतसर नरसंहार हुआ। 1920 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग प्रस्ताव प्रस्तुत किया। 4 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी, जिससे उसमें 22 पुलिस कर्मचारी जिंदा जल गए और इस घटना को चौरी चौरा कांड के नाम से भी जाना जाता है। 1928 ईस्वी में भारत में एक संविधान के लिए नेहरू ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। 1930 में जवाहरलाल नेहरू ने भारत के तिरंगा को लाहौर में रवि के किनारों पर फहराया और पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया। 1935 में भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ और 1937 में कांग्रेस ने 7 प्रांतों में मंत्रियों का गठन किया। सन 1942 में चर्चिल ने क्रिप्स मिशन की घोषणा की, जिसे कांग्रेस ने खारिज कर दिया और भारत छोड़ो आंदोलन का संकल्प लिया। भारत को अंग्रेजों के कब्जे से स्वतंत्र कराने के लिए आज़ाद हिंद फौज नामक सशस्त्र सेना का गठन भी किया गया। 1946 में मुस्लिम लीग के नेता अली जिन्ना ने मुस्लिम राज्य बनाने के लिए तुरंत कार्रवाई की मांग की और अंत में ब्रिटिश इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भारत का विभाजन होगा और 2 जून 1947 को भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड लुईस माउंटबेटन ने घोषणा की कि देश को मुख्य रूप हिंदू भारत और मुस्लिम पाकिस्तान में विभाजित किया जाना चाहिए और 14 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हुआ। देश में बंटवारा हुआ तो बड़े पैमाने पर दंगे भड़कने लगे, जिसके कारण लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई और अंततः 15 अगस्त को हमारे देश ने सालों बाद आज़ादी से सांस ली। इसी दिन ब्रिटिश हुकूमत की बेड़ियों में जकड़ी हमारी भारत माँ को मुक्ति मिली। आज हम और आप अगर स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं तो इसका श्रेय उन असंख्य वीरों को जाता है जिन्होंने भारत माता की जय के नारे के साथ साथ हंसते हंसते अपनी जान कुर्बान कर दी। और इसीलिए हमारा भी कर्तव्य है कि हम उनके बलिदानों को ना भूलें और अपनी भारत माँ की रक्षा का संकल्प लें। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।